एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत का विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 61 से। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? याद रखिएगा, लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की। जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 62 है, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? सही जवाब है डॉक्टर बी.एस. मुंजे यानी सी ऑप्शन। डॉक्टर बी.एस. मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अम्बेडकर के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण 1932 में उपयुक्त वक्तव्य जारी किया था। 63 है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। देखिए, त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। 64 है, राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? तो आपको मालूम है, सही जवाब है बिहार के। राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 65 है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग थी कितना? महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जो उम्र है 70 वर्ष जब हुआ तो एक महान चित्रकार के रूप में ये उभरे। तो याद रखिएगा, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविंद्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। 66 है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो याद रखिएगा, हजारीबाग जेल में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। 66 है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? याद रखिएगा, आगा खां पैलेस, पूना, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उनकी समाधि बनवाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खां महल में गांधी जी के उपस्थिति में हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित की गई है। 68 है, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, याद रखिएगा, आगा खां महल, पुणे परिसर में, सी ऑप्शन। 69 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे?
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। 70 है, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। बताइए, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन। 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। J.H. व्हिटली इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता और जीवन की स्थिति तथा नियुक्तिकारियों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। आगे बढ़ते हैं। 71, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। आम जो रिश्ता था वो यही था, ए ऑप्शन में जो दिया गया है। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। 1904 ईस्वी में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। 72 है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष यानी जो अकाल का समय है जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, वो समय था 1943 का। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। और नेक्स्ट है 73, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा, गुट निरपेक्षता का, ए ऑप्शन। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। दिसंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 74 है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? याद रखिएगा, गोवा इसका सही जवाब है, ए ऑप्शन। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया। 75 है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? याद रखिएगा, पुर्तगीज, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है।
76 है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? चार कथन है, आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है। सही जो इसमें ऑप्शन है डी ऑप्शन, जो वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में दिया गया है कि वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही नहीं है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों विश्व इतिहास की झलक और आत्मकथा लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। 77 नंबर है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक जो है वर्चस्वशाली जाति यानी डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। सही जवाब है कुर्मी, डी ऑप्शन। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, यानी डोमिनेंट कास्टेड नहीं थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। दूसरा कथन है, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इन दोनों में से जो कथन सत्य है आपका बी ऑप्शन, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड माउंटबेटन के, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। 19 फरवरी 1946 को एनएस तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार के द्वारा ध्यान न दिए जाने के बाद बंबई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, इसलिए कथन दूसरा जो है सत्य है। 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा कथन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा कथन है, केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। बताइए इसमें जो सत्य कथन है कौन कौन से सत्य हैं? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा पहला और दूसरा कथन जो है आपका सत्य कथन है। ठीक है, बी ऑप्शन, पहला और दूसरा। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 55 महिला स्कूल खोले। हिंदू महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1849 ईस्वी में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने की थी। 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया और इसका नाम बेथुन स्कूल जो है कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंधन समिति का गठन किया गया, इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। इस प्रकार कथन दूसरा भी सत्य है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित किया था। कथन तीसरा गलत है, इसलिए बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सबसे पहले जो घटना घटी वो है बी ऑप्शन। नील दर्पण जो है एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858 से 1859 के बीच लिखा। 1860 में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है सफलता पाने वाले ये प्रथम भारतीय बने थे। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है याद रखिएगा मूल शंकर है।
इन्होंने अप्रैल 1875 में बंबई यानी वर्तमान मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से जो है पुनः स्थापना करना था। 81 है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे। कौन थे? याद रखिएगा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे। 1885 समय है। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 1892 ईस्वी में नौरोजी फिंसबरी सीट से विजयी हुए थे। विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम न होने के कारण उत्तर ए यानी दादा भाई नौरोजी सही माना जाएगा। 82 है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन। 83 है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? सही जवाब है 1892 में। बी ऑप्शन। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 84 देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। ए ऑप्शन। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 85 है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा, 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायक शुरू की। तीसरा, 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। चौथा, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। आप बताइए इन चारों कथनों में से डॉक्टर बी आर अंबेडकर के संबंध में कौन सा सही है? देखिए इसमें जो सही है बताइए पहला, दूसरा और तीसरा कथन। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा कथन गलत है क्योंकि भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में जो है सही है। 86 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही जवाब होगा जो कालानुक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो देखिए कलकत्ता का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो सबसे ये लास्ट में, ठीक है। इसके बाद देखिए शुरू में जो होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति के द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति यानी 4, 3, 2 और 1। तो याद रखिएगा इसके बारे में वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। दिए गए कूट की घटनाओं की जो तिथियां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 4 से 9 सितंबर के बीच 1920 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा जो है 14 मई 1920 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति के द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति 25 मार्च 1920। तो कालक्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 87। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। बी ऑप्शन। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया।
1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। 88 है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, केरल में। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 89 है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? 1957 में। 1957 में दक्षिणी राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में, याद रखिएगा, EMS नमूद्रीपाद, EMS नबुंद्रीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। याद रखिएगा, इसको गौर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला घटना है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा घटना, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? आप बताइए, सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, बी ऑप्शन, 3, 2, 1 एंड 4। ठीक है। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखिएगा, 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नमूद्रीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। 1961 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 91 है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे? तो याद रखिएगा, भारी औद्योगिकरण के। नेहरू गांधी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनैतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जब भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी ने भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। 92 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? याद रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। देखिए, द माइट किल मी बट दे कांट किल गांधीज्म, इफ ट्रूथ कैन बी किल्ड गांधीज्म कैन बी किल्ड। यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश है। यहां से स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो विकल्प डी है सही मतलब कि विकल्प है, सही ऑप्शन है। और 93 है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध था, इसको दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो बताइए। तो देखिए, CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी ने बनाया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मद्रास प्रांत के प्रभावशील नेता C राजागोपालाचारी ने
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौता की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से जो है प्रस्तुत की थी, जिसे सीआर फॉर्मूला कहा जाता है। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को जो है क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। जिन्ना को यह फॉर्मूला जो सीआर फॉर्मूला था मतलब कि स्वीकार नहीं था, इन्होंने इसे अस्वीकार किया। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आप बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है डाउटफुल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट एलिजाबेथ कंसिंस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना एमसी राजा के द्वारा 1925 में की गई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एएमजी रनाडे के द्वारा 1887 में की गई। और इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से केवल डी जो है आपका सुमेलित है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सुमेलित नहीं है। 95 है, निम्न जोड़ियों को सुमेलित करें। गांधी जी के संबंध में जो दिया गया है आपको सुमेलित करना है, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए गांधी को यरवदा जेल में ले जाया गया। गांधी जी को यरवदा जेल जो है ले जाया गया। कब ले जाया गया और ये जो घटना है कब घटित हुई, तो आपको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी ने आमरण अनशन किया। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, बताइए। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। और कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, बताइए। काले झंडे, कराची जाते समय जो है काले झंडे दिखाए गए, इसका सही जवाब है दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया। और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह घटना बताइए, सही जवाब है 1939 का कांग्रेस संकट। 1939 का कांग्रेस संकट के दौरान यह बातें कही गई थी। और इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। गांधी को यरवदा जेल जो है ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे। दिल्ली समझौते का अनुमोदन जो है किया गया था इसके विरुद्ध में। उन्होंने कहा कि यह पराजय जो है मेरी उनसे अधिक है। गांधी जी ने 1939 का कांग्रेस संकट के दौरान यह बातें कही थी। 96 है, निम्न में आपको बताना है कि सही कालक्रम में कौन है। 4 ऑप्शन है। सही कालक्रम में आपको बताना है कि कौन होगा। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है सबसे पहले असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। सही कालक्रम में लिखना था आपको, तो बी ऑप्शन में सही जो है दिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन 1920-22 समय याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, तो याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्णय यानी अवार्ड की घोषणा, डी ऑप्शन। चौरी चौरा की जो घटना है कब हुई, 1922 में। डांडी मार्च 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा यानी सांप्रदायिक अवार्ड की जो घोषणा है 1932 में। समय याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। 98 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ आयोग का नाम, दूसरे तरफ उसके अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए रेलवे आयोग 1901, इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे, टॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1899, अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनल। सिंचाई आयोग 1901, अध्यक्ष थे कालिन स्कॉट मानक्रिफ। पुलिस सुधार आयोग 1902, अध्यक्ष कौन थे, एड्यूज फ्रेजर, याद रखिएगा। और देख लेते हैं इसका सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। और इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रेलवे आयोग 1901, इसके अध्यक्ष टॉमस रॉबर्टसन।
अकाल आयोग 1899, अध्यक्ष एंथनी मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग 1901, अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ। पुलिस सुधार आयोग 1902, अध्यक्ष एंड्रयूज फ्रेजर। 99 है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, इसके बाद पूना समझौता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में, साइमन कमीशन 1927 में, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए, दांडी यात्रा कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। मैंने बोला था समय याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। तो देखिए, दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में, याद रखिएगा 1930। इसके बाद जो सांप्रदायिक आपका जो घोषणा है कब हुआ था, बताइए कमेंट करके। पूना समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता। तो देखिए, पहले हुआ था, इसमें अगर व्यवस्थित करेंगे तो पहले हुआ था क्या? पहले दांडी यात्रा, इसके बाद दांडी यात्रा के बाद गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। इसके बाद आपका सांप्रदायिक घोषणा और इसके बाद हुआ था क्या? पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी सांप्रदायिक घोषणा की। ठीक है, और जबकि पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 101 से आगे बढ़ेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पर जाइए, वहां पे जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।